पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लुइस 16 जब राजा बने तब उनकी ट्रेजरी में पैसे बहुत कम थे, या बोल सकते हैं ना के बराबर थे। तो ऐसा क्यों था? क्या कारण थे एम्प्टी ट्रेजरी के? रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। तो सबसे पहला रीज़न था वॉर्स, युद्ध। जब लुइस 16 राजा बने उससे पहले फ्रांस बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ लंबे समय के लिए वॉर्स में इन्वॉल्व था, जिससे फ्रांस के बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी धन दौलत कम हो गए थे। सेकेंड रीज़न था राजा का आलीशान कोर्ट, जो कि वर्सलीज में था। इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए बहुत फिजूल खर्च हो जाता था। थर्ड रीज़न है कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कट्टर दुश्मनी थी। तो जब अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था अपनी 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने के लिए, तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी। फ्रांस अमेरिका को पैसे भेजता रहा ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो एज अ रिज़ल्ट अमेरिका तो आज़ाद हो गया, पर फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लेवर्स का डेब्ट हो गया। लेवर्स उस वक्त फ्रांस की करेंसी थी, जैसे हमारी रुपी है। तो बेसिकली अमेरिका की हेल्प करने की वजह से फ्रांस के ऊपर 2 मिलियन लेवर्स का कर्जा हो गया। फोर्थ रीज़न था हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जिन मनी लेंडर्स ने फ्रांस को पैसा दे रखा था, उन्होंने लोन पर ब्याज 10% से बढ़ा दिया। इसकी वजह से बहुत सारा पैसा ट्रेजरी में से ब्याज भरने में ही चला जाता था। फिफ्थ रीज़न था रेगुलर एक्सपेंसेस यानी नियमित खर्च। जो भी डे टू डे बेसिस पर फ्रांस में जो खर्च होता था, जैसे आर्मी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी देना, इसके साथ साथ कोर्ट एंड यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करने में जो खर्च होता था वो भी बहुत ज़्यादा था। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ट्रेजरी खाली होने का ये था कि टैक्स वॉज पेड ओनली बाय थर्ड एस्टेट। मतलब टैक्स केवल थर्ड एस्टेट के लोग ही भरते थे, जो कि ऑलरेडी बहुत गरीब थे, क्योंकि वो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोगों के लिए काम करते थे, जो कि सारा प्रॉफिट खुद ही ले जाते थे और उन्हें मजदूरी के नाम पर बहुत कम वेजेस देते थे, जो कि उनके सब्सिस्टेंस यानी जीवन का गुजारा करने के लिए भी काफ़ी नहीं था। इसकी वजह से वो टैक्स ज़्यादा नहीं पे कर पाते थे और एज अ रिज़ल्ट राजा के ख़जाने में ज़्यादा पैसा नहीं जा पाता था। यही रीज़न्स थे एम्प्टी ट्रेजरी के, जिसकी वजह से किंग यानी लुइस 16 ना चाहते हुए भी टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर हो गए थे। यहाँ एक तरफ किंग टैक्स बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ आ गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो इसी से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ द स्ट्रगल टू सर्वाइव। लोगों को जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि फ्रांस में आ गया था सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस होना मतलब ऐसी सिचुएशन आना जहां लोगों को बेसिक मीन्स यानी रोटी, कपड़ा, मकान मिलने में दिक्कत हो। फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। 1750 में 23 मिलियन से 1789 में 28 मिलियन हो गई, जिसकी वजह से खाने की मांग बहुत बढ़ गई। लेकिन फूड ग्रेन्स की सप्लाई तो उतनी ही थी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल खाने के लिए 5 लोग थे और खाना था केवल 2 लोगों के लिए, जिसकी वजह से खाने की कीमत यानी प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ गई। लेकिन लोगों की तनख्वाह तो उतनी ही थी, जिसकी वजह से गरीब लोगों को, थर्ड एस्टेट के गरीब लोगों को ब्रेड खरीदने में मुश्किल हो रही थी। ऐसे आया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जब भी ड्रॉट या हेल्थ वाली सिचुएशन आती, यानी सूखा पड़ना या ओले गिरना, इसकी वजह से हार्वेस्ट यानी फसल बहुत कम होती थी, जिससे ओल्ड रीजन में सब्सिस्टेंस क्राइसिस होते रहते थे। सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से जो गैप थी रिच एंड पुअर के बीच में, वो बढ़ गई। रिच और रिच हो गए और पुअर और पुअर। इसकी वजह से थर्ड एस्टेट में जो मिडिल क्लास थे वो आगे बढ़ने लगे, जिन्होंने प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को दिया जाता था, उसको एंड करने का सोचा। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। थर्ड एस्टेट का मिडिल क्लास सेक्शन अमीर हो रहा था। मिडिल क्लास मतलब मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा। कैसे अमीर हो रहे थे? क्योंकि उन्होंने ओवरसीज़ ट्रेड यानी दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना और गुड्स को मैन्युफैक्चर करना यानी माल का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। तो जब थर्ड एस्टेट के कुछ लोग अमीर हो रहे थे तो उन्होंने अपने आप को एजुकेट करना स्टार्ट किया
और आवाज़ उठाना स्टार्ट की फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोगों पर इतने समय से चल रहे अत्याचार के विरुद्ध। अब थर्ड एस्टेट के लोगों के पास वॉइस के साथ साथ रिसोर्सेज भी आ गए रिवॉल्ट करने के लिए, यानी रिवॉल्ट करने के लिए दिमाग के साथ साथ पैसा भी। ऐसे थर्ड एस्टेट के लोग फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने बेसिकली दो चीज़ करी। फर्स्ट, वो ये मानने लगे कि किसी भी ग्रुप को यानी फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोगों को बर्थ से प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। तो जो जन्म से विशेषता और छूट फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोगों को मिलती थी वो नहीं मिलनी चाहिए। सेकंड, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की मांग करी जहां पर सब लोग यानी फर्स्ट एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट के सभी लोगों के पास आज़ादी हो, सब समान हो, सबके लिए एक जैसे कानून हो और सब के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, यानी इक्वल मौके हो अपने आप को प्रूव करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि लोगों के पास ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आ रहे थे? तो ये आइडिया उनके दिमाग में भर रहे थे फिलोसोफर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स वो लोग होते हैं जो लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में गहराई से सोचते हैं और लोगों को सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो वैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त कई फिलोसोफर्स ने लोगों के आइडियाज़ को शेप करने में मदद करी, लोगों को एजुकेट किया। उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए इक्वालिटी और फ्रीडम के ऊपर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वैसे तो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, पर सबसे मेन आइडियाज़ दिए तीन मेन फिलोसोफर्स ने, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी, टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने राजा के डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट का विरोध किया। वो ये मानते थे कि राजा भगवान नहीं है, केवल राजा के पास एब्सोल्यूट राइट यानी पूरा अधिकार, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो जिन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करी। वो ये मानते थे कि फ्रांस में सभी लोगों के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वो मोनार्की की जगह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे, जहां हेड ऑफ द स्टेट कोई राजा ना होकर एक लोगों के द्वारा चुना हुआ पर्सन हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में लिखा। वो ये मानते थे कि राजा सब कुछ ना करे, उसकी पावर डिवाइडेड हो, यानी राजा ही कानून बनाए, राजा ही उसे एग्जीक्यूट करे और राजा ही सज़ा सुनाए, ऐसा ना हो। मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग पावर का डिवीज़न होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच। लेजिस्लेटिव लॉज यानी कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करे यानी उन कानूनों को अमल में लाए, और जुडिशरी जो लॉ फॉलो नहीं कर रहा है उसे पनिश करे। तो इस तरह से फिलोसोफर्स लोगों को सोचने में मजबूर कर रहे थे, अपने आइडियाज़ से लोगों की आंखें खोल रहे थे। ये सारे आइडियाज़ पब्लिक प्लेसेस जैसे कॉफ़ी शॉप्स पर डिस्कस होने लगे, लोगों तक पहुंचने लगे बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू। एक तरफ लोग जागरूक हो रहे थे तो दूसरी तरफ लुई 16 की टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग चल रही थी। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं टैक्स बढ़ने की न्यूज़ सुनकर। ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे।